हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लाया हूं हिंदी का, जो है आपके लिए हिंदी वर्णमाला। पहला पॉइंट है आपके लिए वर्णमाला। क्या है वर्णमाला? वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णमाला वर्ण अर्थात अक्षरों का, वर्ण अर्थात अक्षरों का तथा उनके लिपि चिन्हों का, लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्लियर? तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो मैंने कहा वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। जैसे एग्जाम्पली चलो, जैसे मैंने लिखा का, उसके बाद ख, ग, उसके बाद घ, डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली ऐसे ही चलता रहूंगा और कहां तक? ज्ञा तक। आगे समझ में? ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, अगर सपोज मैंने यहां पे लिखा का, उसके बाद लिख दिया गा, उसके बाद लिख दिया टा, उसके बाद लिख दिया डा, उसके बाद लिख दिया ढा। क्लियर? ऐसे ही चा लिख दिया, उसके बाद जा लिख दिया, उसके बाद यहां लिख दिया। क्लियर? तो ये अपने आप में, अगर आपको कोई कहे कि ये अपने आप में वर्णमाला है, तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है वर्णों का अव्यवस्थित क्रम है। कैसा क्रम है? अव्यवस्थित क्रम है। तो ये अपने आप में वर्णमाला नहीं है, बल्कि क्या है आपके लिए? यह एक अपने आप में वर्ण समूह है। क्या है? वर्ण समूह। वर्णमाला अपने आप में वर्णों का व्यवस्थित क्रम होगा और वर्ण समूह में वर्णों का क्या होगा? अव्यवस्थित क्रम होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है आपके लिए जो हिंदी वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला, इसकी लिपि कैसी है और इसे कैसे लिखा जाता है? तो हिंदी वर्णमाला की लिपि यह है देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। क्लियर? और जो हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी लिपि है, इसे कैसे लिखा जाता है? तो लिखा कैसे जाता है? ध्यान रखना आपने, बाएं से दाएं। कैसे लिखा जाता है? बाएं से दाएं की ओर, अर्थात लेफ्ट टू राइट। क्लियर? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नागरी लिपि भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये देवनागरी लिपि की अपनी एक लिपि है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि। क्या कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जो ये वर्णमाला है, इसमें जो कुल वर्ण है वो कितने हैं और वर्णमाला किनसे मिलकर बना है? तो जो वर्णमाला है ये स्वर और प्लस व्यंजनों के मेल से बना है। किसके मेल से बना है? स्वर तथा व्यंजनों के मेल से। क्लियर? वर्णमाला में कुल वर्ण, आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल वर्ण कितने हैं आपके लिए? 52। कितने हैं? 52। क्लियर? तो आपने, तो आज का पहला पॉइंट है आपके लिए स्वर। तो स्वर किसे कहा जाता है? और वे वर्ण होते हैं, वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। जो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। क्या ना हो? कोई अवरोध
उत्पन्न ना हो क्या कहलाता है? स्वर कहलाते हैं। क्लियर? अगर मैं स्वर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? स्वर की। आपके लिए क्वेश्चन आएगा स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या। तो आपके लिए आंसर होगा स्वरों की कुल संख्या होती है 11। कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। क्लियर? अब ये कौन कौन से स्वर 11 होते हैं, ठीक हो गया। और स्वरों के मुख्यतः हम भेद पढ़ेंगे कि किसके आधार पर ये कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो स्वरों की कुल संख्या होती है ये होती है 11। कौन कौन से स्वर होते हैं 11? तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो जो स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 11। अब बहुतों के दिमाग में क्या आ रहा होगा? अंग और आहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जो ये अंग और आहा कहलाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण। अर्थात नाम से ही क्लियर हो रहा है, अयोग यानी कि जिनका कोई योग न हो। और कैसा योग? ना तो इनका योग स्वर के साथ हो और ना ही इनका योग किनके साथ हो? व्यंजनों के साथ हो। इनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी है जिनका नाम जो रखा गया है ये है अयोगवाह वर्ण। क्लियर? तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या, तो इनकी जो संख्या होती है ये कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर? जो ये अंग है इसको कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और जो ये अह है इसको कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्लियर? भेद। स्वर के भेद अगर मैं बात करूं मात्रा के आधार पर, पहला पॉइंट है आपके लिए मात्रा के आधार पर, और दूसरा पॉइंट है आपके लिए उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर मात्रा के आधार पर मैं बात करूं कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपके लिए मूल स्वर, दूसरा है आपके लिए दीर्घ स्वर, और तीसरा है आपके लिए प्लुप्त स्वर। क्लियर? मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद 3 प्रकार से, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। बात करूं मैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार से। पहला है आपके लिए मूल स्वर, और दूसरा जो भेद होगा इसका वो होगा दीर्घ स्वर। क्लियर? तो स्वर का जो मात्रा के आधार पर जो भेद है ये कितने प्रकार से है? तो मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला जो भेद है इसका ये है मूल स्वर, इसी को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, और इसी को कहा जाता है लघु स्वर। क्लियर? दूसरा पॉइंट है आपके लिए दूसरा दीर्घ स्वर, इसी को कहा जाता है गुरु स्वर, और इसी को कहा जाता है संधि स्वर। क्लियर? और जो तीसरा पॉइंट है आपके लिए प्लुप्त स्वर। कौन सा स्वर? प्लुप्त स्वर। क्लियर? तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है ये 3 प्रकार से है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। क्लियर? दूसरा है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर।
और अगला है आपके लिए तीसरा प्लुप्त स्वर। क्लियर? अगर आपके लिए क्वेश्चन बने कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 4। दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? ये होती है 7। कितनी होती है? 7। क्लियर? जो मूल स्वर हैं इनकी संख्या है 4। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हो गया आपके लिए कैसे स्वर? मूल स्वर। मूल स्वर का अन्य नाम ह्रस्व स्वर, और मूल स्वर को ही किस नाम से भी जाना जाता है? लघु स्वर के नाम से भी। क्लियर? अगला है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 7। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? तो जो कुल स्वर है, कुल स्वर इनकी संख्या कितनी होती है? 11। क्लियर? तो जो कुल स्वर बटे हैं, ध्यान रखना आपने, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या आई 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या आई 7। तो 7 + 4 = 11। क्लियर? अब बात चलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन बने कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो आपके लिए आंसर होगा प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें मात्रा तथा लिपि चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ही बताऊं प्लुप्त स्वर का। मैंने कहा ओम। क्या बोला मैंने? ओम। आगे सुनो मैं, तो इसमें न तो हमें मात्रा का बोध पता चल रहा है और न ही इसके लिपि चिन्ह का प्रयोग पता चलता है। क्लियर? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? तो यह है 2 प्रकार से। जो पहला प्रकार है इसका मूल स्वर, इसी को कहा जाता है ह्रस्व स्वर, और इसी को कहा जाता है लघु स्वर। क्लियर? और इसका जो दूसरा भेद है दीर्घ स्वर, इसी को ही कहा जाता है गुरु स्वर, और इसी को ही कहा जाता है संधि स्वर। क्लियर? इनकी जो संख्या होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4, और जो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है ये होती है 7। क्यों इनका नाम मूल स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर तथा लघु स्वर पड़ा, और क्यों इनका नाम दीर्घ तथा गुरु तथा संधि स्वर पड़ा? तो स्टूडेंट्स, मूल तथा ह्रस्व तथा लघु स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारित करने में कम समय लगता है, जिनका उच्चारण अगर हम करेंगे तो थोड़ा उन्हें बोलने में क्या होता है? कम समय लगता है उनका उच्चारण में। तो देखो, जैसे जो 4 हैं मूल स्वर, आ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्लियर? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल, ह्रस्व एवं लघु स्वर, क्योंकि इनका उच्चारण में हमें कम समय लगता है। देखो अ, ई, उ और री। क्लियर? अब दीर्घ, तो दीर्घ माने क्या होता है? ज्यादा, यानी कि मूल स्वरों से अधिक हमें बल देना पड़ेगा। तो जैसे देखो, तो दीर्घ का अर्थ क्या होता है? अधिक। तो इन्हें बोलने में हमें अधिक समय लगेगा। तो जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। तो इनकी जो संख्या है ये कितनी है? 7। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर अर्थात गुरु स्वर और अर्थात संधि स्वर। क्लियर? तो आपने स्वर में कुछ ऐसा पॉइंट बताता हूं मैं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आ, ई, उ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। उसके बाद ए, आई, ओ और औ। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो ये आ, ई और उ है, ठीक हो गया? इनको भी मैंने कहा कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है।
बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ, इनको कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर। क्लियर? और जो ए, आई, ओ और औ कहा जाता है, इनको कहा जाता है संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या कहा जाता है? संयुक्त दीर्घ स्वर। अब क्यों इनका नाम मूल दीर्घ स्वर पड़ा और क्यों इनका नाम संयुक्त दीर्घ स्वर पड़ा? क्लियर? मूल दीर्घ स्वर, अगर आपके लिए क्वेश्चन आए कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या, तो इनकी संख्या होती है 3। और अगर आपके लिए क्वेश्चन आए संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। क्यों इनका नाम मूल दीर्घ स्वर पड़ा और क्यों इनका नाम संयुक्त दीर्घ स्वर पड़ा? तो मूल दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो स्वयं अपने समान वर्ण के मेल से बने होते हैं। जैसे जो ये आ है, ये किससे मिलकर बना है? तो ये बना है आ प्लस आ, इससे मिलकर बना बड़ा। क्लियर? सेम कंडीशन में जो बड़ी ई है, ये बना है छोटी ई और छोटी ई, सब मिलकर क्या बना है? बड़ी ई। क्लियर? और जो बड़ा ऊ है, ये बना छोटा ऊ और फिर छोटा ऊ से, इससे मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3। कैसे कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया है। सिमिलरली अपने समान वर्णों के मेल से बने हुए वर्णों को क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपके लिए संयुक्त दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, यानी कि इसमें कोई अन्य वर्ण मिल रहे होंगे। जो ए बना है ये किसी अन्य से मिलकर बना होगा, तो देखते हैं। देखो जो ये ए बना है किससे मिलकर बना है? आ प्लस ई से। ये क्या बना है? ए बना है। क्लियर? जो ये आई बना है आपके लिए, ये कैसे बना है? ये बना है आ प्लस ए से, और तब क्या बना है? ये आई बना है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जो ये आपके लिए ओ बना है, ये बना है आ प्लस ऊ से, तब क्या बना है? ओ बना। क्लियर? आ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना है? ओ बना है। और जो ये औ बना है आपके लिए, तो ये औ बना है आ प्लस ओ से मिलकर क्या बना है? औ बना है। क्लियर? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है, जिनकी संख्या 4।